गुड मॉर्निंग। 26 जुलाई को जैसे आप लोगों को पता है एग्ज़ाम है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं जो भी नोट्स मैंने अभी तक पढ़ा है, बनाया है, मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ। मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना इसे आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अगर आप लोगों की इच्छा होगी और मन होगा रिवीजन करने का इस नोट से, तो आप इसे पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी जस्ट रिवीजन ही कर रहा हूँ और इतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे 17वीं में इसी नोट से फ़ायदा हुआ था। मेरे 110 मार्क्स आए थे। 71वीं में मैं तैयार नहीं कर पाया था, जिस कारण से 1 मार्क्स से मैं रह गया। 72वीं में मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ लास्ट में। तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और जो बीपीएससी ही नहीं, जो सीजीएल फोर्स के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, फॉर्म भरा है तो होगा ही। अब आयोग सुस्त है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। तो चलिए, उसमें भी विशेष फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें भी 50 मार्क्स के जीएस हैं और 25 मार्क्स के साइंस हैं। ये भी बहुत मायने रखता है अगर एएसओ की प्रतिष्ठित पोस्ट चाहिए तो चलिए, बातें बहुत हो गई, समय कम है, अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रिवोल्ट। 1857 की क्रांति जो हुई थी। एक तो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कि पूरे देश में क्या हुआ था। यहाँ पे एक बिहार वाला फैक्टर है कि बिहार में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को पता होगा कि देश में मंगल पांडे ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो उसके पीछे कारण क्या थे? सबसे पहला कारण देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि जो भी रजवाड़े थे जिनका बायोलॉजिकल कोई पुत्र या पुत्री ना हो, तो उन्हें अगले पीढ़ी को किसी एडॉप्टेड सन को वो उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। इस पे रोक लगा दिया था। और उस समय का वाइसराय गवर्नर जनरल कौन था? नहीं याद आ रहा है। उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो पहला कारण क्या हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। पहला कारण क्या हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसे हटाया किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो डॉक्ट्राइन लैप्स के अंतर्गत 48 में सतारा को एनेक्स किया, 49 में जैतपुर और संबलपुर को, 50 में बागत को, 53 में झांसी को और 54 में अवध को। तो हम इसे मस्ट वीवीआई है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि किस स्टेट को कब एनेक्स किया गया है। तो याद कर लेते हैं। सबसे 50 से पहले दो ही है, 48 49। तो 48 में सतारा और 49 में जैतपुर है संबलपुर। 48 में सतारा, 49 में जैतपुर है संबलपुर, 50 में भगत, 53 में झांसी। ठीक है। अब आया रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ये लाया गया था। तीसरा था जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट। ऐसा कर रहा हूँ मैं, रिवीजन करवा रहा हूँ, पढ़ा तो रहा नहीं हूँ। तो मैं नोट्स को पढ़ते जा रहा हूँ, आप भी देखते जाइए। अगर मैं एक्सप्लेन करते चला गया हर एक समय को, तो उतना समय नहीं है और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। फोर्थ कारण क्या था? इमीडिएट कॉज का था। उसमें ब्रॉन बेस जो राइफ़ल थी उसे इनफील्ड राइफ़ल के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। और उसमें एक र्यूमर फैली कि उसमें पिग और कॉफहेड का यूज़ किया गया है कारतूस को मुंह से चीर निकालने के लिए। कारतूस को मुंह से जो केस होता है चीरना पड़ता था। अब 10 मई 1857 हम लोग बिहार वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो 10 मई को क्या हुआ था? एक तो देश में हुआ था मेरठ में, और 11-12 मई, ये जो 10 मई को जो हुआ था देश में, मंगल पांडे ने किया था। ये सारे विद्रोह करते हुए 11-12 मई को सिपोही जो है वो बहादुर शाह जफर से मिलने चले गए। वे 82 वर्षीय ओल्ड थे। वो डिमांडेड कि आप हमें लीडरशिप प्रोवाइड करें। लीडरशिप प्रोवाइड करने से क्या होगा? हम फ्रिंज नहीं रहेंगे, हम मेन स्ट्रीम में, हमें एक लिस्ट में से मिल जाएगी रिवोल्ट की। और इसके सोर्स क्या हैं कि आप कहाँ से कह रहे हैं? तो जेबी मैलेसन की बुक है इंडियन म्यूटनी, और क्रिस्टोफर हावर्ड की बुक है ग्रेट म्यूटनी। याद रखिएगा कि इंडियन म्यूटनी
जेबी मालेसन, ग्रेट म्यूटनी, क्रिस्टोफर हैबर्ट। हाँ, एक बात और, ये मेरी जो नोट्स हैं सारी मैंने रोहित सर से पढ़ी है, ये BCW टीम के हैं, मैं यहाँ पे उनसे पढ़ा हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है, जो भी एक्सलेंट नोट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बुक और थी, किसकी? विलियम टेलर की। वो कौन था? उस समय कमिश्नर था पटना का। तो उसने क्या बुक लिखा? आवर फर्स्ट क्राइसिस, 38 ईयर्स इन इंडिया, पटना में 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये 3 बुक हैं विलियम टेलर की। पहला है आवर क्राइसिस, 38 साल इंडिया में, पटना में 1857। अगर पूछे बुक के नाम विलियम टेलर से तो आवर क्राइसिस, 38 ईयर इन इंडिया, पटना में 1857। और 2 और हैं सोर्स, वो राज कवि थे जगदीशपुर स्टेट के, तो मौलिक कवि उनका नाम था। उनका 3 बुक है, उद्वंत प्रकाश, उद्वंत विद्रोह, उद्वंत प्रकाश, उद्वंत विद्रोह। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लीडरशिप कहाँ कहाँ थी, एरिया क्या था? दिल्ली में कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह जफर, और उनका जनरल था जनरल बख्त खान। ठीक है, इसको सप्रेस किसने किया? ऑट्रम ने, हडसन ने, निकोलसन ने। दिल्ली में फिर से पढ़ते हैं, दिल्ली में कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह जफर। इसका जनरल कौन था? जनरल बख्त खान। और सप्रेस किसने किया? ऑट्रम ने, हडसन ने, निकोलसन ने। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल, और इसका पुत्र था ब्रिटिश कादिर। और यहाँ पे किसने सप्रेस किया? कॉलिन कैंपबेल ने। वैसे कानपुर में नाना साहेब एंड तात्या टोपे, नाना साहेब एंड तात्या टोपे, यहाँ पे किसने किया? वही कॉलिन कैंपबेल ने। फैजाबाद में एक मौलवी थे मोहम्मद अहमदुल्ला, और जिसे डंका शाह, मोहम्मद अहमदुल्ला और डंका शाह भी कहा जाता है। आरा में वीर बाबू कुंवर सिंह, और उसमें कमिश्नर कौन, किसने सप्रेस किया? उस समय के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज डॉ, याद हुआ? फिर से पढ़ते हैं। झांसी में किसने लीड किया विद्रोह को? रानी लक्ष्मीबाई। सप्रेस किसने किया? ह्यूज डॉ। आरा में वीर कुंवर सिंह, सप्रेस किसने किया? विलियम टेलर। फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला, और उसे डंका शाह भी कहा जाता था। कानपुर में नाना साहब एंड तात्या टोपे, और सप्रेस किया कॉलिन कैंपबेल ने। लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल ने सप्रेस किया था, और लीड किसने किया था? बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर ने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खान, और सप्रेस किया था ऑट्रम, हडसन, निकोलसन। फिर से दिल्ली में ऑट्रम, हडसन, निकोलसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कॉलिन कैंपबेल, ये सप्रेस किया था कॉलिन कैंपबेल ने। कानपुर में भी सप्रेस किया था। आरा में विलियम टेलर ने किया था। झांसी में ह्यूज डॉ ने किया था। अब आते हैं बिहार में, उस समय का अनडिवाइडेड बिहार। देवघर में एक विलेज थी, रोहिणी विलेज। यहाँ पे 12 जून 1857 को, याद रखिएगा डेट महत्वपूर्ण है, उस समय क्या था? 10 मई, और 11-12 मई को दिल्ली पहुँचे थे। यहाँ पे क्या है? 12 जून, लगभग 32 दिन के बाद, या 1 महीने 30 दिन के बाद। वो 10 मई को हुआ था, ये 12 जून की घटना है। 12 जून 1857। उसमें कौन से रेजिमेंट वहाँ पे पोस्टेड थी? 32वीं रेजिमेंट पोस्टेड थी, और इसको लीड कर रहे थे मैकडोनाल्ड। लीड कौन कर रहे थे? मैकडोनाल्ड। वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज थी, होता है ना वार्म अप पार्टी टाइप से, वो पार्टी कर रहे थे। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, डॉक्टर ग्रांट और नॉर्मन लेस्ली। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नॉर्मन लेस्ली की, क्योंकि रिवोल्ट के टाइम में ये मार दिए गए। नॉर्मन, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग रिवोल्ट नॉर्मन लेस्ली वाज किल्ड। तो 3 लोग थे, डॉक्टर मैकडोनाल्ड, डॉक्टर ग्रांट, डॉक्टर नहीं मैकडोनाल्ड, डॉक्टर ग्रांट, नॉर्मन लेस्ली, और मरे कौन? नॉर्मन लेस्ली। उसके बाद हम देखें 12 जून। अब आते हैं 3 जुलाई को, वो देवघर की घटना थी। अब आते हैं बिहार में। ऐसे वो भी अनडिवाइडेड बिहार का ही उस समय हिस्सा था, लेकिन जब सिर्फ बिहार का पूछे, डिवाइडेड बिहार का,
तो पहली घटना क्या होगी, 3 जुलाई 1857। जब अनडिवाइडेड बिहार का पूछे तो होगा 12 जून, और जब डिवाइडेड बिहार का पूछे तो 3 जुलाई 1857। बुक सेलर थे कौन, पी डली। एक बुक सेलर थे, उनका नाम था पी डली। उस समय एक ब्रिटिश के एजेंट थे, वो कैथोलिक प्रीस्ट था, और इसी को मारने के क्रम में पी डली ने बम थ्रो किया, और गलती से इन्हें मारने के बजाय उन्होंने सॉरी, ये ऐप नया है, गलती से उसमें कुछ पेज ऐड हो गए थे, इसलिए मुझे उसे ठीक करना पड़ा। चलिए आगे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बुलाया था कि 12 जून की घटना थी देवघर की, और 3 जुलाई की घटना थी, 3 जुलाई की घटना थी पटना की, जिसमें पी डली एक पुस्तक विक्रेता ने एक जो ब्रिटिश का दलाल था, जिसे कैथोलिक प्रीस्ट था, उसे मारने के उद्देश्य से उन्होंने बम फेंका, वो मार टू किल कैथोलिक प्रीस्ट, लेकिन एक्सीडेंटली ही किल्ड डॉक्टर लेयल। ओपियम ट्रेडर था ये। कौन था? डॉक्टर लेयल, ये ओपियम ट्रेडर था। 3 जुलाई को बम फेंका गया, और 7 जुलाई को ये बाज हैंग्ड। कहाँ हैंग किया गया? पटना का सबसे प्रतिष्ठित जो मैदान है, जो सबसे बड़ा मैदान है, गांधी मैदान। ठीक है, तो 3 जुलाई की घटना थी, 7 जुलाई को हैंग कर दिया गया। अब 25 जुलाई को आते हैं। 25 जुलाई को क्या हुआ था? यहीं से असली कुंवर सिंह की कहानी स्टार्ट होती है कि वो सीन में कैसे आए। कि 32वीं रेजिमेंट सबसे पहले, ये जो बड़े बड़े स्टेट थे, डुमरांव स्टेट, दरभंगा स्टेट, हथुआ स्टेट, और एक है वेस्ट चंपारण में बेतिया स्टेट, ये चारों के पास एक एक क्रम में करके गए। अब बोले कि हम विद्रोह कर रहे हैं, हमें लेजिटिमेसी प्रदान की जाए। लेकिन चारों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्रिटिश के विपरीत खेमे में खड़ा होते हुए दिखना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन सब ने मना कर दिया। तब अंत में ये जगदीशपुर स्टेट के पास गए, और उस 82 वर्षीय जवान ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं आपको लीडरशिप प्रोवाइड करूँगा। तो कुंवर सिंह प्रोवाइडेड द लीडरशिप। कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था साहेबजादा सिंह। ठीक है, मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है, हथवा, दरभंगा, बेतिया, डुमरांव स्टेट रिफ्यूज टू प्रोवाइड लीडरशिप। उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करने से मना कर दिया। अब आते हैं गुंडी सरैया। एक गुंडी सरैया, ये जगदीशपुर स्टेट में ही गुंडी सरैया क्या है, वहाँ पे गुंडी सरैया के थे अजय महतो। ठीक है, कुंवर सिंह किसी कारण से कुछ पैसे खजाने लूट लिए थे, सोचा अपना ही पैसा है, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जेल में जब डाला तो साहेबजादे सिंह जो फादर थे उनके, उन्होंने बोल दिया था इसे कोई भी बेल नहीं कराएगा, लेकिन अजय महतो ने बेल करवाया। ठीक है, और वो बाहर निकल गए। इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है कि उनके पिताजी कौन थे, साहेबजादा सिंह, ये याद रखिएगा, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। उस समय उसी जब ये लीडरशिप मांगने चले गए थे जगदीशपुर स्टेट में, और बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने कहा कि हम लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। वो कौन थे? बॉयल थे, जो सिविल इंजीनियर थे, और कोई अंग्रेज
वर्कर थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, सबको उन्होंने हॉस्टेज बना लिया। सबको हॉस्टेज बनाने की स्थिति में तब दानापुर से मिलिट्री को भेजा गया। दानापुर से मिलिट्री को सेंड किया गया किसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, कैप्टन डरबन। ठीक है, पूछेगा कि जब बॉयल को, ये भी इम्पोर्टेंट है, बॉयल को, कौन था सिविल इंजीनियर, जब बॉयल को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया या हॉस्टेज बना लिया तो उसे छुड़ाने के लिए जो मिलिट्री लीडरशिप को भेजा गया था उनका नाम कैप्टन डरबन है। लेकिन ये फेल हो गए, हॉस्टेज का जो प्रिजनर थे, रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया, ये नहीं छुड़वा पाए। फिर 3 अगस्त को, ठीक है, मेजर विंसेंट अय्यर के साथ वह वीर कुंवर सिंह का एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बीबीगंज, ये याद रखिएगा। 3 अगस्त बैटल ऑफ बीबीगंज। 3 जुलाई पीर अली ने बम फेंका, 7 जुलाई को उन्हें हैंग कर दिया गया, 25 जुलाई को लीडरशिप मांगने के लिए सारे 32वीं रेजिमेंट दानापुर से उठ के जगदीशपुर गई थी, और 3 अगस्त को बैटल ऑफ बीबीगंज हुई थी। इसमें लोगों का अलग अलग मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने बैटल ऑफ बीबीगंज जीत लिया, कुछ लोगों का कहना है नहीं, वो नहीं जीते थे। एक बायोग्राफी लिखी गई है वीर कुंवर सिंह पे, अमर सिंह पे, के दत्ता ने, इनका कहना है कि वो जीत गए थे। वैसे ही डॉक्टर S.C. सेन हैं, इन्होंने लिखा है राजपूत ऑफ शाहबाद। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, द राजपूत ऑफ शाहबाद, राजपूत ऑफ शाहबाद, ये किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है। राजपूत ऑफ शाहबाद आर इन ओपन रिवेलियन टू प्रूव दैट राजपूत वैलर इज नॉट ए थिंग ऑफ पास्ट, राजपूत वैलर इज नॉट ए थिंग ऑफ पास्ट। ओके, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन जब विद्रोह हो रहा था उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। अक्सर मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि कारण वो है लेकिन वाइसराय दूसरा है, लेकिन नहीं, वाइसराय वो थे, उन्होंने बहुत सारे घटनाएं की जिसके फलस्वरूप जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग उस समय वर्तमान गवर्नर जनरल थे, और पटना के कमिश्नर कौन थे, विलियम टेलर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, हेलिडे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हेलिडे। उसके बाद यहाँ से जब निकल के बैटल ऑफ बीबीगंज के पास कहाँ जाते हैं, रीवा, रीवा के बाद बांदा, बांदा के बाद कल्पी, कल्पी के बाद आजमगढ़। पहले बैटल ऑफ बीबीगंज हुआ, बीबीगंज के बाद रीवा गए, रीवा के बाद बांदा गए, बांदा के बाद कल्पी गए, कल्पी के बाद आजमगढ़ गए, रीवा गए, बांदा गए, याद रखिएगा बैटल ऑफ बीबीगंज भी, उसके बाद रेवा, बांदा, कल्पी, आजमगढ़। ठीक है, रीवा में क्या हुआ, उन्हें ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। कल्पी में क्या हुआ, कल्पी में एक विलेज था, जलाऊं विलेज करके एक जगह, जलाऊं डिस्ट्रिक्ट में एक कल्पी विलेज है, जलाऊं डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तात्या टोपे मेट कुंवर सिंह, तात्या टोपे कुंवर सिंह से मुलाकात होती है, और ही इन्फॉर्म नवाब ऑफ लखनऊ, जो इनसे मिलना चाह रहे थे, वो एक मैसेंजर के तौर पे आए थे तात्या टोपे कुंवर सिंह से मिलने के लिए। तो पूछ सकता है कहाँ पे, कल्पी में मिले थे, डिस्ट्रिक्ट कौन था, जलाऊं डिस्ट्रिक्ट था, तात्या टोपे मिले थे, क्या कहने आए थे कि लखनऊ के नवाब आपसे मिलना चाहते हैं, और कोई किसी से तभी मिलता है जब उसके कार्य से वो प्रफुल्लित हो, खुश हो, उत्साहित हो, किसी हारे हुए इंसान से कोई मिलना नहीं चाहेगा। तो इसी फैक्ट से हिस्टोरियन ये मूल्यांकन करते हैं कि कुंवर सिंह बैटल ऑफ बीबीगंज जीत गए थे, हारे नहीं थे। ठीक है, तो नवाब कौन थे उस समय, वाजिद अली शाह। नवाब मिले और उन्हें ऑनर किया, प्रतिष्ठा दी और 12,000 रुपया दिया। ये पूछते हैं कि कहाँ के नवाब, ठीक है, नवाब ऑफ लखनऊ मीट किए किनसे, नवाब ऑफ लखनऊ कौन थे, वाजिद अली शाह। वे मिले, उन्हें प्रतिष्ठा दिया, रॉब ऑफ ऑनर दिया, 12,000 रुपया दिया,
और कहा कि आजमगढ़ ब्रिटिश के चुंगल में है, आप इसे छुड़वाइए। ठीक है, आप मदद कीजिए, आजमगढ़ को वहाँ से छुड़वाइए। तो याद होना चाहिए, कालपी में कुंवर सिंह से मिले तात्या टोपे, किसका मैसेज लेके आए? नवाब ऑफ लखनऊ का। नवाब ऑफ लखनऊ कौन थे? वाजिद अली शाह। वो मिलके क्या हुआ किए? प्रतिष्ठित किए, रॉब ऑफ ऑनर दिए, 12,000 रुपया दिए और ये गुजारिश किया कि आजमगढ़ जो है ब्रिटिश के चुंगल में है, आप इसे छुड़वाइए। आजमगढ़ कुंवर सिंह डिफीट किए कंबाइंड आर्मी को। वहाँ कंबाइंड आर्मी किसकी थी? ब्रायन की, एडवर्ड की। याद रखिएगा, ब्रायन और एडवर्ड की कंबाइंड आर्मी को आजमगढ़ में कुंवर सिंह ने हराया। ब्रायन और एडवर्ड की कंबाइंड आर्मी को आजमगढ़ में कुंवर सिंह ने हराया। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले बताया था जब बॉयल था, सिविल इंजीनियर था, उसे जब हॉस्टेज बना लिया गया तो उसे छुड़ाने के लिए जिस मिलिट्री कमांडर को भेजा गया था उसका क्या नाम था? 5 सेकेंड। याद आया? उसका नाम था कैप्टन डरबन। क्या हुआ? वो नहीं छुड़ा पाया। इसके कारण से दूसरा किसे भेजा गया? विंसेंट अय्यर को। और विंसेंट अय्यर के ही अंडर में बैटल ऑफ बीबीगंज हुई थी। चलिए, आपको याद होगा, आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब उन्हें ये खबर मिली आजमगढ़ के बैटल के दौरान कि विलियम टेलर ने जगदीशपुर को पे कब्जा कर लिया है। ये स्ट्रेटजी थी कि कोई कितना भी बहादुर हो, पहले अपने घर को फ्री कराएगा, उसके बाद दूसरों की मदद करेगा। तो इस मिलिट्री स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के कारण ब्रिटिश ने जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया और इसे छुड़ाने के लिए कुंवर सिंह आजमगढ़ को छोड़कर जगदीशपुर की तरफ रवाना हुए। और यहाँ से एकदम ध्यान रखिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आरा में कैप्टन ली ग्रांट, आरा में कैप्टन ली ग्रांट, और वहीं पे एक शिवपुरी घाट है, वहाँ पे कौन था? डगलस। इसका नाम याद रखिएगा, डगलस। ये सामने से लड़ नहीं सकता था, इसने पीछे से वार किया था। आरा में कौन पोस्टेड था? कैप्टन ली ग्रांट। शिवपुरी में कौन था? शिवपुरी घाट में डगलस। और डगलस ने ही बम फेंका था कुंवर सिंह पे, जिस इंसिडेंट में, जिस घटना में कुंवर सिंह के एक हाथ पे बॉम्ब लग गई, उनका हाथ इंजूर्ड हो गया और वो इतने बहादुर थे कि जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, उन्होंने अपने एक हाथ को काटकर माँ गंगा को समर्पित कर दिया। और उस स्थिति में भी वे एक हाथ से तैर करके जगदीशपुर पहुँचे। 23 अप्रैल को वो जगदीशपुर पहुँचे। ठीक है, और वो यूनियन जैक का झंडा हटा के जगदीशपुर स्टेट का झंडा फहराया। इसीलिए 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को इस इंजरी के कारण वे एक ऐसा नाम बना के गए इस धरती पे जो हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं, वो भी 82 वर्ष के उम्र में। उसके बाद जब अक्सर सुनते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बहुत सारे समानांतर सरकारें बनी, तो इस समय भी फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट, अगर पूछे कभी कि पहला पैरेलल गवर्नमेंट कब बना था, पहला पैरेलल गवर्नमेंट कब बना था? 1857 के समय पे अमर सिंह ने बनाया था। कमांडर इन चीफ कौन थे? श्री किशन सिंह। अमर सिंह, श्री किशन सिंह। 23 अप्रैल और कुंवर सिंह के नाम पे एक स्टाम्प निकाला गया। 92 में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ओपन किया गया। 2017 में छपरा ब्रिज जो था उनका नाम वीर कुंवर सिंह के नाम पे चेंज किया गया। ठीक है, पटना हार्डिंग पार्क जो है यहाँ, ये भी वीर कुंवर सिंह के नाम पे बदला गया है। डलर मैदान जो आरा में है, डलर मैदान, यहाँ पे एक फ्लैग 78,220, कभी कभी पीएससी की आदत है पुराने
छोटे ट्रिवियल फैक्ट पूछ देने का, तो याद रखिएगा 78,220 फ्लैग वाज होस्टेड। और टी.आर. होम्स में क्या लिखा है? टी.आर. होम्स बहुत ही प्रतिष्ठित हिस्टोरियन हैं। उन्होंने क्या लिखा है? That old Rajput who fought very bravely and fiercely against the British power died on 26 अप्रैल 1858। ठीक है, डाइड ऑन 26 अप्रैल 1858। हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। चलिए अब वहाबिज्म पढ़ते हैं। वहाबिज्म कब से कब तक था? 1822 से 68 तक। इसके दो सेंटर, अब तेज़ी से पढ़ते हैं। इसके दो सेंटर थे, पटना एंड सिताने। ठीक है, इन्होंने 1857 के सिपाही म्यूटनी को सपोर्ट किया था। इसके दो लीडर थे, शाह वली उल्लाह अब्दुल वहाब और सैयद अहमद बरेलवी। मेन वहाबिज्म से इतना ही पूछ सकता है कि इसके कितने सेंटर थे? तो दो सेंटर थे, पटना एंड सिताने। और उन्होंने क्या 1857 के सिपाही म्यूटनी को सपोर्ट किया था? तो हाँ, किया था। और इसके दो लीडर थे, शाह वली उल्लाह अब्दुल वहाब और एक और थे सैयद अहमद बरेलवी। नाम सुनते होंगे इस्लाम में कि एक बरेलवी सेक्ट होता है, तो वो इन्हीं के नाम से शायद था, सैयद अहमद बरेलवी। 1857 में अक्सर सुनते हैं कि फ़ैराजी मूवमेंट था। फ़ैराजी मूवमेंट ये किसने स्टार्ट किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने। लेटर ये वायलेंट हो गया, और उस समय इनके बेटे जो दुद्दू मियाँ हैं, इन्होंने इस मूवमेंट को वायलेंट बना दिया था। और ये किस लिए था? मतलब जब वेस्टर्न सोसाइटी आई प्रबोधन काल के बाद, वो अपने साथ साथ नए विचार लेके आए, जो उस समय की सामाजिक परिस्थिति थी मुस्लिमों में, उसे मैच नहीं कर रहा था। इसलिए वहाँ के लोगों को लगा ये हमारे संस्कृति को अपभ्रंश कर रहे हैं, मतलब उसे बिगाड़ रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो उसे प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, एक तरह से कहें कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट नहीं। रिफॉर्मिस्ट वो मूवमेंट होता है जिसमें आप अपने धर्म में, समाज में, व्यवस्थाओं में, परंपराओं में जो कुरीतियाँ हैं उसे निकालने के लिए, उसे हटाने के लिए आप रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। लेकिन जब आप अपने ऐतिहासिक काल में जो हो रहा था उसी को फिर से लाने के लिए, उसी को दोहराने के लिए जब आप कोई मूवमेंट चलाते हैं तो उसे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हो गया। वहाबी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस फ़ैराजी मूवमेंट। ठीक है, क्या कहना था? गो बैक टू कुरान, मैंने कुरान में, हदीस में जो लिखा है आप उसे फॉलो करो। और उस समय एक आया था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ब्रॉड ड्यूरिंग 1857। ठीक है, इसके 4 नाम याद रखिएगा। तो सेंटर याद रखिएगा वहाबिज्म में कि 18 ईयर याद रखिएगा 1822 से 1868, ये है ना, 1822 से 1868। उसके बाद फ़राजी मूवमेंट से ये हुए थे इंस्पायर। फ़राजी मूवमेंट किसने चालू किया था? शरीयत किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। और इसे वायलेंट किसने बना दिया? दद्दू मियाँ ने। ठीक है, अब इसके 4 नाम याद रखना है। याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। याह्या अली, हस्मत दादा खान, याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। फिर से याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। कैसे याद रखना है? अब्दुल रहीम से जो शोले पिक्चर में वो जो अब्दुल चाचा थे, आमिर खान आप जानते ही हैं, हाल फिलहाल उन्होंने शादी किया है। आमिर खान, हस्मत दादा खान और याह्या अली। ठीक है, हो गया याद। याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। फिर से एक बार बिना देखे, याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। 1863 में अम्ब्रेला अभियान के तहत इन्हें इम्प्रिजन कर लिया गया और इन्हें सेलुलर जेल भेज दिया गया अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो पूछ सकता है
किन्हें सेलुलर जेल भेज दिया गया और ईयर क्या था? तो ईयर था 1863। 63 में इन्हें भेज दिया गया, 68 में मूवमेंट को सप्रेस्ड कर दिया गया। तो 4 नाम कौन कौन से थे? फिर से बिना स्क्रीन देखे बताइएगा। याह्या अली, हस्मत दादा खान, आमिर खान, अब्दुल रहीम। ठीक है, हो गया। अब आते हैं आगे। 28 दिसंबर 1885 में, सबको पता होगा, ये तो कॉमन सा फैक्ट है, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। प्लेस क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तो सबको याद रहता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो याद रखिएगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा? एयो ह्यूम के द्वारा। ये हैं कौन? ये इटावा के कलेक्टर थे, ठीक है, और इन्होंने ही तिलक को ट्रू पैट्रियट कहा था। अक्सर पूछा जा सकता है कि तिलक को ट्रू पैट्रियट किसने कहा है? तो एयो ह्यूम ने कहा था। और पहली बैठक जो बॉम्बे में हुई थी, प्लेस अभी बताया है, प्लेस कौन सा था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। डेट 28 दिसंबर 1885। डेलीगेट्स कितने थे? 72। डेलीगेट्स कितने थे? 72। बनाया किसने है? एओ ह्यूम ने। और पहला बैठक जो आईएनसी की सेशन हुई थी फर्स्ट, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सेक्रेटरी कौन थे? एयो ह्यूम, जिन्होंने बनाया था, उमेश चंद्र बनर्जी। सेकेंड कहाँ हुआ? कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी, ये फर्स्ट पारसी थे। थर्ड कहाँ हुआ? मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए। फोर्थ कहाँ हुआ? प्रयागराज में, जॉर्ज यूले, एक यूले कंपनी थी, उसके ये मालिक थे, और ये फर्स्ट नॉन इंडियन टू हेड आईएनसी। इसमें 4 सवाल देखिए यहीं पे बन सकता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले पारसी प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट नॉन इंडियन कौन थे? जॉर्ज यूले। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। दूसरी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। तीसरी कहाँ हुई थी? मद्रास में। चौथी कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। अब फिर से पूछ रहा हूँ, पहली कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेक्रेटरी कौन थे? एयो ह्यूम। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये फर्स्ट पहले पारसी थे। तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? मद्रास में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और पूछ सकता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथी बैठक कहाँ हुई थी? प्रयागराज में, उस समय का इलाहाबाद, जॉर्ज यूले। और ये कौन थे? ये एक यूले कंपनी थी उस समय की, उसके मालिक थे। तो पूछ सकता है फर्स्ट नॉन इंडियन जिन्होंने आईएनसी सेशन की प्रेसिडेंटशिप की थी, और उनका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। अब बिहार में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन रहे होंगे, तो याद रखते हैं, अक्सर याद नहीं रहता है। बिहार में 1901 में पहला ऑर्गेनाइजेशन बना, क्या नाम था? सरस्वती एकेडमी। कहाँ पे? दरभंगा में। पहला 1901 में, ये याद करवा दूंगा मैं। ये जो बिहार वाला है, ये लोग अक्सर, पहले वाला तो याद होगा आपको, ये अक्सर भूल जाते होंगे। तो 1901 में सरस्वती एकेडमी बनी थी। किन्होंने बनाई? कमलेश्वरी चरण, ये दरभंगा में था। कमलेश्वरी चरण, पूरा नाम सिन्हा, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, प्लेस दरभंगा, ईयर 1901। दूसरा 1909 में, ये भी दरभंगा में। क्या नाम था एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का? बॉयज एसोसिएशन। और किन्होंने बनाया? सूर्यदेव नारायण वर्मा। सेक्रेटरी कौन थे? वही कमलेश्वरी चरण सिन्हा, जिन्होंने सरस्वती एकेडमी बनाई थी। फिर बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग सोनपुर में हुई थी, कब? 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग सोनपुर में हुई थी 1908 में। तो नाम याद हुआ? 1901 में
जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उनका नाम था सरस्वती एकेडमी। और 8 साल बाद 1909 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसका नाम था बॉयज एसोसिएशन। बहुत आसान है याद करना। पहला जो था 1901 में सरस्वती एकेडमी, और 8 साल बाद 1909 में जो था उसका नाम था बॉयज एसोसिएशन। पहले जो बना था दरभंगा में, किन्होंने बनाई थी? कमलेश्वरी चरण सिन्हा। याद हुआ? कमलेश्वरी चरण सिन्हा, यही दूसरे वाले बॉयज एसोसिएशन में सेक्रेटरी बन जाते हैं। पहले में ये खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है सरस्वती एकेडमी। दरभंगा में बना, 1901 में बना, बनाने वाले का नाम है कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और 8 साल के बाद 1909 में दूसरा बना जिसका नाम है बॉयज एसोसिएशन, और इसको बनाने वाले का नाम है सूर्यदेव नारायण वर्मा। और इसके सेक्रेटरी कौन है? कमलेश्वरी चरण सिन्हा। बीपीसीसी, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग सोनपुर में हुई थी, पटना में। 1908 में ही ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1908 में सोनपुर में हुई थी। अब आ रहे हैं हम लोग बीपीसीसी की, जो नेशनल यूनिट है आईएनसी का, कांग्रेस का, तो बिहार में भी एक यूनिट होना चाहिए। तो ये कैसे बना? तो एक मीटिंग याद रखिएगा सोनपुर में हुई, उसका नाम बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस था। जो सोनपुर में मीटिंग हुई थी उसका नाम था बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। 1908 में ही पटना में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इसको स्पॉन्सर्ड किसने किया? सरफराज हुसैन खान ने। ये याद रखिएगा, यहाँ पे 4 नाम हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाइएगा। कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर्ड किया सरफराज हुसैन खान ने। प्रेसिडेंट थे सर अली इमाम। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है फखरुद्दीन। इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। किस बात का रेजोल्यूशन था? कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। इस बात पे रेजोल्यूशन पास कर किया गया, डिमांड किया गया कि बंगाल से बिहार को अलग कर देते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। पहले तो देखे पटना में बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस किसने स्पॉन्सर्ड किया था? तो सरफराज, बोलिए सरफराज हुसैन खान। और उसे प्रेसिडेंट कौन थे? सर अली इमाम। ठीक है। और एक कमेटी का गठन किया गया किसके द्वारा? सर हसन इमाम, ये ब्रदर हैं अली इमाम के। एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी का नाम था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ये नाम याद रखिएगा। एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। दिस कमेटी लेड बाय हसन इमाम। ये कौन थे? ब्रदर ऑफ सर अली इमाम। अभी तक 3 नाम आ गए हैं, सरफराज हुसैन खान, अली इमाम, हसन इमाम। याद रखिएगा, सरफराज हुसैन खान, अली इमाम, और यहाँ पे क्या है? हसन इमाम। अली, सरफराज, अली, हसन। सरफराज हुसैन खान ने स्पॉन्सर्ड किया था, अली इमाम ने उसकी अध्यक्षता की थी। और एक जो कमेटी बनी थी बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, उसका अध्यक्ष था, जो ने उसको लीड किया था, हसन इमाम ने। किस लिए? टू डिसाइड करने के लिए कि क्या राष्ट्रीय तौर पे जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय आईएनसी नेशनल कांग्रेस जो है, क्या उसके तर्ज पे बिहार में भी एक यूनिट का गठन किया जाए। और ये उस कमेटी में जो हसन इमाम के द्वारा उसे बनाया गया था, उस कमेटी में ये तय हुआ कि हाँ, एक स्टेट यूनिट का भी गठन किया जाए। और
बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ था। ये भी आई है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1908 में। और देखिए 27वां सेशन जो आईएनसी का 1912 में हुआ था, ये पहला सेशन था। बीपीसीसी का गठन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हो गया था, लेकिन पहला मीटिंग जो राष्ट्रीय यूनिट का बिहार में हुआ था वो 27वां मीटिंग था, वो 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। यहीं पे नेहरू जी, पंडित नेहरू ज्वाइन किए थे इस सेशन को। ये भी महत्वपूर्ण है कि नेहरू जी किस सेशन में, कहाँ पे, किस साल आईएनसी को ज्वाइन किए थे। तो याद रखिएगा 1912 में बिहार में 27वां, और प्रेसिडेंट कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। ये 4 फैक्ट याद रखिएगा जब नेहरू जी ने उस आईएनसी को एज ए डेलीगेट ज्वाइन किया था। तो 27वां मीटिंग थी आईएनसी की, पटना में हो रहा था। बांकीपुर में प्रेसिडेंट आर.एन. मुधोलकर थे और इसमें नेहरू जी ने एज ए पार्टिसिपेंट इसमें ज्वाइन किया था। और उस जो वेलकम करने वाली जो रिसेप्शन कमेटी होती है, इसी सेशन में रिसेप्शन कमेटी के प्रेसिडेंट थे मौलाना मजहरुल हक। हो सकता है स्पेलिंग गलत लिखा हो, लेकिन वो भी इसी मीटिंग में नेहरू जी का स्वागत करने के लिए 1912 में रिसेप्शन कमेटी के प्रेसिडेंट थे मौलाना मजहरुल हक। वैसे ही और सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन बताया आपको, एक सरस्वती एकेडमी दरभंगा में, बॉयज एसोसिएशन दरभंगा में, याद है ना? सरस्वती एकेडमी दरभंगा में 1901 में कमलेश्वरी चरण सिन्हा। वैसे ही 1909 में बॉयज एसोसिएशन, ये भी दरभंगा में। और इसको किसने बनाया था? याद कीजिए, सूर्यदेव नारायण सिन्हा और कमलेश्वरी चरण, सॉरी शायद मैंने गलत नाम बोल दिया, सूर्यदेव नारायण वर्मा और कमलेश्वरी चरण सिन्हा सेक्रेटरी थे। ठीक है। वैसे ही अब देवघर में एक एसोसिएशन था गोल्डन लीग। ठीक है, ये 1904 में बना था। गोल्डन लीग 1904 में किसने बनाया था? बरिंदर घोष, मनिंदर घोष। बहुत आसान नाम है याद रखना, बरिंदर घोष, मनिंदर घोष। देवघर में गोल्डन लीग ने 1904 में, फिर से रिपीट करते हैं, 1901 में सरस्वती एकेडमी, 1909 में बॉयज एसोसिएशन, देवघर में गोल्डन लीग, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी एक है, वहाँ पे रामकृष्ण सोसाइटी लेड बाय पंडित ठाकुरदास। ठीक है, तो हो गया 3 जगह। दरभंगा में 2 हो गया, 2 ऑर्गेनाइजेशन, सरस्वती एकेडमी और बॉयज एसोसिएशन, एक 1901 में, एक 1909 में। पहला को बनाया था कमलेश्वरी चरण सिन्हा ने, दूसरे को बनाया था सूर्यदेव नारायण वर्मा ने, और उसके सेक्रेटरी थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और देवघर में जो एसोसिएशन बना था उसका नाम था गोल्डन लीग। इसे बनाने वाले 2 लोग थे, बरिंदर घोष, मनिंदर घोष। और पटना में रामकृष्ण सोसाइटी जो बना, इसे बनाने वाले पंडित ठाकुरदास थे। वैसे ही स्वदेशी मूवमेंट, पता है आप पढ़े होंगे उधर, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जब हो रहा था, किससे हो रहा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका ईस्ट पास बंगाल और वेस्ट बंगाल। ऑफिशियल कॉज क्या दिया गया था? कि एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट हो जाएगा। और मेन कॉज क्या था? कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना था। मेन कॉज क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। उस समय SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था? कौन था? हर्बर्ट रिजले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? हर्बर्ट रिजले। याद रखिएगा, जल्दी याद नहीं होता है। और वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, हर्बर्ट रिजले, लॉर्ड कर्जन। उस समय एक के मित्रा थे, उन्होंने संजीवनी, एक जो मैगजीन थी उनकी या जर्नल था, उसमें उन्होंने ये न्यूज ब्रेक की थी कि बंगाल का डिवीज़न होने वाला है।
तो अगर पूछे कि सबसे पहले न्यूज़ किसने ब्रेक की थी, तो के मित्रा ने अपने संजीवनी में। ठीक है, 19 जुलाई को, ये भी डेट महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई को अनाउंस किया गया था, 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 19 जुलाई को बंगाल का पार्टिसिपेशन अनाउंस किया गया था और 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसीलिए दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया था। और मुंगेर में एस.एन. बनर्जी आए थे राखी दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। एस.एन. बनर्जी का नाम आपको पता होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एस.एन. बनर्जी आए थे मुंगेर में। और क्या बिहार सब दिन से बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था? नहीं। मुगल शासन काल में, जैसे आपने अकबर के समय पढ़ा होगा कि 12 सूबा था, पूरे देश को 12 सूबा में बांटा गया था, जिसमें एक सूबा बिहार था। 1733 में बिहार को मर्ज कर दिया गया था, मर्ज विद बंगाल। 1894 में, 1733 में मर्ज कर दिया गया था। अगर पूछे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1733 में कब मर्ज किया था बंगाल में, तो 1733 में। 1894 में एक बिहारी टाइम्स मैगजीन निकलती है, जिसके फाउंडर थे सच्चिदानंद सिन्हा। नाम तो याद होगा कि 9 दिसंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग होती है, उसके पहले प्रेसिडेंट, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। वही सच्चिदानंद सिन्हा की एक मैगजीन थी बिहार टाइम्स, और उनका स्लोगन क्या था? पृथक बिहार। ये इम्पोर्टेंट है कि उस मैगजीन ने अपने के लिए स्लोगन का क्या यूज़ किया था? पृथक बिहार। ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। अभी जो वर्तमान में बिहार है, जो अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड वाला भी जोड़ के, उसके आर्किटेक्ट थे। ही वॉज आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये जो बिहार टाइम्स जो मैगजीन थी, जिसके फाउंडर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसके एडिटर कौन थे? महेश नारायण। और 1906 में इसका नाम चेंज करके बिहारी कर दिया गया। और इसके एडिटर कौन बने? महेश्वर प्रसाद। पहले एडिटर महेश नारायण, दूसरे एडिटर महेश्वर प्रसाद। याद रखिएगा, बिहार टाइम्स कब स्टार्ट हुआ? 1994 में। इसके फाउंडर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्लोगन क्या था? पृथक बिहार। इन्हें ही, सच्चिदानंद सिन्हा को ही, मॉडर्न बिहार, जो अनडिवाइडेड बिहार था, जिसमें झारखंड भी साथ था, उसका आर्किटेक्ट कहा जाता है। जो बिहार टाइम्स था, फाउंडर जिसके सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनका एडिटर कौन था? महेश नारायण। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब नाम मैगजीन का बदलता है तो एडिटर बदल जाते हैं। तो पहले एडिटर महेश नारायण और दूसरे एडिटर महेश्वर प्रसाद, दोनों में महेश है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले महेश, बाद में महेश्वर। तो नाम कब बदला? 1906 में। और नाम बदल के क्या हुआ? बिहारी। पहले बिहार टाइम्स था, 1906 में ये बिहारी आ गया। तो कितने साल के बाद नाम बदला? 1894 में फाउंडिंग, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और लगभग 12 साल के बाद 1906 में इसका नाम बदल के बिहारी कर दिया गया, जिसके एडिटर महेश्वर प्रसाद थे और बिहार टाइम्स के एडिटर महेश नारायण थे। और ये मैगजीन 1917 में क्लोज हो गया। कोई भी मैगजीन सब दिन तो नहीं चलती है, तो ये मैगजीन 1917 में क्लोज हो गया। 1918 में सर्च लाइट नाम से सच्चिदानंद सिन्हा ने फिर से मैगजीन की इस्टेब्लिशमेंट की। सच्चिदानंद सिन्हा ने फिर से सर्च लाइट, ठीक है। और इसके एडिटर थे मुरली मनोहर प्रसाद। इसके एडिटर कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। यही बहुत दबंग एडिटर थे। ये अपने बात पे जिस फैसले का विरोध करते थे, उसे ये कलम से लिखते थे, चाहे कितना भी ऑफिशियली इनको ये कहा जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, ये अपने फैसले से पीछे नहीं हटते थे। ये जो पत्रकारिता धर्म जो होता है, ये उसे निभाते थे। आपको बताता चलूँ, एक केस था बाढ़ सती केस। जज थे कटनी टैरल। ये सब किताब में नहीं मिलता है। इन्होंने ये सब जो नोट्स है, मैंने रोहित सर का पढ़ा है, वही मैं बता रहा हूँ। मेरा अपना इसमें योगदान बस इतना ही है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ। ही वाज यूज्ड टू गिव
बायस जजमेंट अगेंस्ट इंडियन। एडिटर कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। इन्होंने 17 आर्टिकल लिखे थे किसके खिलाफ? एज ए जज। और उसमें उन्होंने जुडिशरी के जो जजमेंट थे उसका भर्त्सना की थी कि आप इंडियंस के खिलाफ गलत जजमेंट देते हैं। इसलिए टैरल ने एक 5 जज का बेंच का गठन किया और ये फैसला सुनाया कि इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाएगा। जज ने फाइन कितना किया? 500 रुपया का। और इनका केस लड़ने के लिए 2 वकील खड़े हुए थे, तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू। तेज बहादुर सप्रू एन मोतीलाल नेहरू और एक और वकील थे एम प्रसाद। इन्होंने और मुरली मनोहर ने कहा, जो पत्रकार थे, कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी लोगों ने डोनेट करके 5000 रुपया इनके ऑफिस पे पहुंचा दिया। उसके बाद 1879 में एक मुर्गे सलम करके मैगजीन थी। फर्स्ट टाइम बिहार में फॉर द बिहारी स्लोगन यूज किया गया था। फर्स्ट टाइम बिहार फॉर द बिहारी स्लोगन। क्या था स्लोगन? बिहार फॉर द बिहारी। क्या था? मुर्गे सलम। याद रखिएगा 1879 में मुर्गे सलम, बिहार फॉर द बिहारी। राजेंद्र प्रसाद ये भी कुछ फाउंड किए थे। क्या? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। याद है? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस किसने फाउंड किया? राजेंद्र प्रसाद ने। एम क्या था? टू सेपरेट बिहार फॉर बंगाल। और सपोर्टर इसके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट टाइम बिहार फॉर द बिहारी मैगजीन जो स्लोगन था बिहार फॉर द बिहारी स्लोगन, ये कहाँ पे यूज किया गया था? मुर्गे सलम में। फर्स्ट इसके बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 5वां सेशन जो था वो आरा में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 5वां सेशन आरा में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट एस.एन. सिन्हा थे। इस फर्स्ट सेशन 15वां सेशन, 5th सेशन आरा में, 15वां सेशन पलामू में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट C.F. एंड्रयू थे, जिन्हें दीन बंधु कहा जाता है। C.F. एंड्रयू को ये गांधी जी के फ्रेंड थे। और 16वां सेशन हजारीबाग में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरला देवी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सरला देवी। 16वां सरला देवी, 15वां C.F. एंड्रयू, 5वां सच्चिदानंद सिन्हा। 5वां कब हुआ था? औरा में। 15वां कब हुआ था? पलामू में। 16वां कब हुआ था? हजारीबाग में। याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने पहला का भी किया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो पहला 5वां सेशन था उसका एस.एन. सिन्हा ने किया था। और C.F. एंड्रयू ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वां सेशन का अध्यक्षता की थी, जो कि पलामू में हुआ था। और 16वां सेशन जो है हजारीबाग में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर ऑफ बिहार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये रोहित सर के द्वारा पढ़ाया गया है, क्रेडिट उनको जाता है। अगर रोहित सर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पढ़ाना कैसे जाता है मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। उसके बाद गवर्नर ऑफ बिहार 1877 पहला दिल्ली दरबार हुआ था। 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ था। कौन था उस समय गवर्नर? वाइसराय। अब तो वाइसराय होने लगा था, लॉर्ड लिटन। 1903 में सेकेंड कर्जन। और तीसरा वाला कब हुआ था आप बताइए? 1911 या 10 में? 11 में। थर्ड दिल्ली दरबार 11 में हुआ था। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो पहला में लिटन, दूसरा में कर्जन, तीसरा में हार्डिंग। फिर से, पहला में लिटन, दूसरा में कर्जन, तीसरा में हार्डिंग। पहला कब हुआ था? 1877 में, दूसरा 1903 में, तीसरा 1911 में। जब सेकेंड दिल्ली दरबार कर्जन के समय में हुआ था। और उस समय आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट के समय में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हर्बर्ट रिजले था, तो वो इंग्लैंड में पोस्टेड था। इंडिया का वाइसराय कौन था? इंडिया में इंग्लैंड पोस्टेड था। इंडिया में वाइसराय होता था, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे एडवाइस करती थी।
1911 में, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज पंचम कि जब दिल्ली दरबार तीसरा हो रहा था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, तो इंग्लैंड में राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। ये VVI है, जॉर्ज पंचम राजा। 12 दिसंबर 1911 बिहार विल बी सेपरेटेड, ये क्या हुआ? अनाउंस हुआ। 12 दिसंबर 1911 बिहार विल बी सेपरेटेड, ये अनाउंस हुआ। 22 मार्च को इम्प्लीमेंट किया गया। 22 मार्च को इम्प्लीमेंट किया गया, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर जब पार्टीशन की बात है तो फिर से देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई थी, और जिसके तहत उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था बिहार से। कब से? डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936। यहाँ पे मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ था पहले कि 34 है, पढ़ता था 36, कंफ्यूज होता था बाद में 34, तो याद रखिएगा 34 नहीं हो, 36। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड सेपरेट हो गया। 15 नवंबर डेट क्यों चूज किया गया था? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है उस दिन। बिहार को सेपरेट किया गया था। झारखंड में पूरे भारत का 40% मिनरल रिजर्व है, और जो झारखंड बिहार से अलग हुआ वो उस समय के अनडिवाइडेड बिहार का लगभग 45 से 46% हिस्सा था। 45.86% का रकबा जो है वो बिहार से सेपरेट हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट उस समय 55 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें कि 18 डिस्ट्रिक्ट झारखंड में चले गए। 18 डिस्ट्रिक्ट झारखंड में चले गए। उसमें बिहार के CM श्रीमती राबड़ी देवी थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रेसिडेंट RK नारायणन थे। गवर्नर विनोद VC पांडे थे। फर्स्ट CM ऑफ झारखंड बाबूलाल मरांडी बने थे। ठीक है, अब चलते हैं। बहुत जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, LG जो है यूनियन टेरिटरी में होते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे दिल्ली। गवर्नर स्टेट में होते हैं। 1920 तक बिहार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता था। और फर्स्ट LG कौन थे? स्टुअर्ट बेली। मैं इतना बार बेली रोड गया सर से पहले, पढ़ने के पहले मुझे नहीं पता था कि ये बेली रोड स्टुअर्ट बेली के नाम पे है। 1921 में गवर्नर सिस्टम आया, और पहला गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हें बैरोन सिन्हा भी कहा जाता है, SP सिन्हा। फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। SP सिन्हा ही हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर बने थे। 1915 का जो INC सेशन था बॉम्बे में, इसकी अध्यक्षता भी SP सिन्हा ने किया था। 15 के बाद जो 16वां है वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लखनऊ पैक्ट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का सहयोग सुलह हुआ था, और इसी में सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि आप मैसेंजर ऑफ पीस हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में जो साइन हुआ था, उसमें एक सिग्नेटरी में भी SP सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा शामिल थे। 1934 में अर्थक्वेक आया था बिहार में और गवर्नर उस समय का कौन था? शिफ्टन। याद रखिएगा, 34 में जो अर्थक्वेक आया था उस समय गवर्नर शिफ्टन था। ही वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा हमसे अलग हो गया था। तो बताइए पहला गवर्नर कौन था? याद आया? बेली रोड, स्टुअर्ट बेली फर्स्ट गवर्नर था। गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर था स्टुअर्ट बेली। पहला इंडियन जो गवर्नर बना SP सिन्हा। जब अर्थक्वेक आया था 1934 में, तब कौन था गवर्नर? शिफ्टन। और 1936 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा के अलग होने के बाद जो गवर्नर बने थे वो मैरिस हैलेट थे। यही गवर्नर गवर्नमेंट बनने के समय में भी थे 1938 में, मैरिस हैलेट। और स्वतंत्रता से जस्ट पहले बिहार के गवर्नर ह्यूज डॉ थे, और स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जयराम दास दौलत राम बने थे। तो ये याद रखिएगा,
कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का सिस्टम था उसमें पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टुअर्ट बेली थे। जब गवर्नर का बनना हुआ तो पहले गवर्नर एसपी सिन्हा बने। जब 1934 में अर्थक्वेक आया था उस समय गवर्नर शिफ्टन थे। और स्वतंत्रता से जस्ट पहले जो गवर्नर बिहार के थे ह्यूज डॉ थे। और स्वतंत्रता के बाद जो पहले गवर्नर बने थे वो जयराम दास दौलत राम थे। और अभी के वर्तमान गवर्नर कमेंट करके बताइए कौन है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वैसे बता दूं, बिहार के गवर्नर जो वर्तमान में हैं सैयद अता हसनैन हैं, ठीक है। वैसे कौन दो गवर्नर बिहार के थे जो प्रेसिडेंट बने थे, तो जाकिर हुसैन एंड रामनाथ कोविंद, ये प्रेसिडेंट बाद में बने थे। उसके बाद एक और थे AR किदवई, अखिल किदवई ट्वाइस। ये 1979 से 85 और 93 से 98 दो बार, ये जब जब गवर्नर रहे तब तक दो बार प्रेसिडेंट रूल लगा था। वैसे आपको पता है कि टोटल कितने बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है बिहार में? 8 बार। पहली बार कब लगा था? 1968 में। उस समय गवर्नर कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। आज तक कोई वुमेन गवर्नर नहीं रही है। और चलिए ये ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का टाइमिंग आपको पता होगा, 1914 से 1918 के बीच में। और 18 में ये युद्ध ख़त्म हो गया था। युद्ध से पहले भारतीयों को इसमें सम्मिलित करने के लिए उन्होंने एक ढीला ढाला प्रपोजल हुआ था कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस का ओहदा दे देंगे। लेकिन युद्ध के बाद इन्होंने वो देने से मुकर गए, उन्होंने देने से मना कर दिया। और इसीलिए वो युद्ध के दौरान ही नेताओं को लगने लगा कि ये ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब बेसेंट भी ने एनी बेसेंट जो थे उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें क्लियरली याद रखिएगा कि तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पहले की है, एनी बेसेंट ने बाद में की है। अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कन्फ्यूजन होता है कि पहले किन्होंने किया था। तो इन्होंने अप्रैल में किया था, उन्होंने सितंबर में किया था। तिलक ने पहले किया था, तिलक ने पहले किया था, तिलक ने अप्रैल में, तिलक ने अप्रैल में, तिलक ने अप्रैल में किया था। और एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था, ठीक है। एरिया कौन कौन से थे? तिलक के एरिया महाराष्ट्र लगभग बॉम्बे को छोड़ के, और कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, ये एरिया याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में बॉम्बे छोड़ के महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और सेंट्रल प्रोविंस में और बेरार में। और जो भी एरिया बच गया वो पूरा एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। ये होम रूल एनी बेसेंट जो थे ये पहले वुमेन प्रेसिडेंट बने थे 1917 के कलकत्ता सेशन में। अगर पूछे पहला भारतीय महिला जो INC की अध्यक्षता की है वो सरोजनी नायडू, और ये 1925 कानपुर में हुआ था। ये दोनों याद रखिएगा। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। और 8 साल के बाद कोई भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वे थी सरोजनी नायडू। और ये जो थे फेवियन विचारधारा के फॉलोअर थे जो एनी बेसेंट थी। फेवियन मतलब वे इक्वलिटी समाज में चाहते थे मगर रेडिकल नहीं थे, वे ग्रेजुअल थे कि ग्रेजुअल सुधार हो। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, चाय सबको पीनी है, ये टारगेट है कि चाय पीनी है तो उसे ठंडी करके पियो। गर्म पीने में चाय भी नहीं पी पाओगे और मुंह भी जल जाएगा, और ठंडा करके पियो तो मुंह भी ना जलेगा और इतना ही गर्म हो कि जिसे तुम पी पाओ। तो इसी आइडियोलॉजी पे फेविनिज्म है, ग्रेजुअल सोशलिज्म। उसके बाद इसी के दौरान वो बिहार में मीटिंग हुई थी, मीटिंग इन पटना। किसने लेड किया था? MM हक ने। MM हक कौन? मजहरूल हक, मौलाना मजहरूल हक, ये चेयरमैन थे।
और वीसी कौन थे? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, नवाब सरफराज हुसैन खान। एनी बेसेंट विजिटेड बिहार 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये होम रूल की बात हो रही है कि होम रूल लीग के जो प्रेसिडेंट थे वे मौलाना मजहरूल हक थे। ये फैक्ट मैं भी भूल जाता हूँ, याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंट थे मौलाना मजहरूल हक, वाइस चेयर वीसी जो थे वाइस चेयरमैन पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और नवाब सरफराज हुसैन खान, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, नवाब हुसैन खान, मौलाना मजहरूल हक। और इसी दौरान 2 बार बिहार आई थी एनी बेसेंट, 2 बार बिहार आई थी। होमरूल हो गया। अब चंपारण सत्याग्रह। पहला लेसन क्या मिला? नेशन गॉट हर फर्स्ट लेसन एंड हर फर्स्ट मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह करने का लेसन मिला। क्या मिला चंपारण में? कि सत्याग्रह कैसे किया जाता है। ठीक है, किन्होंने कहा? राजेंद्र प्रसाद ने। वर्ल्ड वॉर 1 के समय इंडियन इंडिगो का डिमांड था, लेकिन वार खत्म होने के दौरान ही जर्मनी में नेचुरल डाई की जगह पे आर्टिफिशियल डाई का डिमांड का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। तो वो सस्ता भी पड़ता था, डिमांड उधर, खपत उधर चला गया, इंडियन डाई का डिमांड घट गया, जिसके कारण से यहाँ पे लोगों को, जो प्लांटर्स थे जिन्हें नील्हे साहब कहा जाता था, वो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, मगर डिमांड नहीं होने के कारण उन्हें अच्छी रकम नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण ना तो वो अपने स्टेपल फूड उपजा पा रहे थे पूरी ज़मीन में, क्योंकि ये 3 कट्ठा प्रणाली के तहत था कि आपके पास अगर टोटल 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा में आपको ये फिक्स करते थे नील्हे कि आपको नील की खेती करनी है। और नील ऐसा फसल है जिसमें ज़मीन की उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो राजेंद्र प्रसाद इम्पोज्ड, उन्होंने कहा है कि उस समय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंग्रेज जो थे 41 प्रकार के टैक्स लगाते थे, जिसे अवैव कहते हैं। 41 प्रकार के टैक्स। ठीक है, कुछ का चर्चा है यहाँ पे। जैसे इंडिगो, जैसे मैंने कहा, उर्वरकता घटा देती है। और टाइप ऑफ लैंड, 2 प्रकार के लैंड थे, जेरियात और असामी वार। ये कौन सी ज़मीन थी? जिसे ZERAEIT, जेरियट आप प्रोनाउंस किए, क्या बोलते हैं, ये इंग्लिशमैन की ज़मीन थी। और असामी वार जो था, इंडियन लैंडलॉर्ड, ठीक है, जो भारतीय थे उसके ज़मीन को असामी वार कहा जाता है। असामी ऐसे भी सुनते होंगे कि उन्हें फोर्स करते थे कि आपको 20 कट्ठे में से 3/20 में आपको नील की खेती करनी है, जिसे 3 कट्ठिया सिस्टम कहा जाता है। तवन, ये देखिए कितने कितने प्रकार के टैक्स थे। तवन, अगर आपने नील की खेती नहीं की तो आपको माफ़ किया जा सकता था, माफ़ी चिट्ठी। ठीक है, दे डू नॉट प्रैक्टिस 3 कट्ठिया सिस्टम। जो 3 कट्ठिया सिस्टम नहीं करते थे उन्हें माफ़ी चिट्ठी, टैक्स दिया जाता था। मतलब ठीक है तुम खेती ना करो, लेकिन इसके बदले टैक्स लगेगा, और टैक्स का नाम था माफ़ी चिट्ठी टैक्स। तवन एक हो गया। मारवाच, मैरिज, अगर शादी कर रहे हैं तो उसका भी टैक्स था। सगौड़ा, वीटोरी मैरिज, एक तो वीटोरी मैरिज नहीं होते थे, परंपरा नहीं था, और उसमें भी वो टैक्स लगाते थे। सगौड़ा, वीटोरी मैरिज। बेचाई, कुछ भी बेचना है, कोई भी पदार्थ आप बेच रहे हो, मिल्क, शुगर, इस पर बेचाई टैक्स था। जैसे सेल्स टैक्स मॉडर्न ज़माने में सुनते होंगे, वैसे ही घेवाई, मैंने आपके पैर खराब है, पैर में इंजरी है, आपको घाव हो गया है, उनसे आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराने के बजाय ब्रिटिश जो थे इस पर टैक्स लगाते थे, जिसे घेवाई कहते हैं। तो आपने देख लिया, तवान, मरवैच, सगौड़ा, बेचाई, घवाई। घवाई तो सिंपल है कि घाव से है तो मेडिसिन के लिए होगा। बेचाई भी सिंपल है कि बेचने से रिलेटेड है तो बेचाई हो जाएगा। एक बचा मारवाच। मारवाच मैंने शादी, एम से मैरिज, तो मारवाच मैरिज। और सगौड़ा विडोरी मैरिज।
और माफ़ी चिट्ठी वाला जो हो गया तवन, जो आप खेती नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखिएगा। उसके बाद जो एक मैगजीन थी बिहारी मैगजीन, इस पर प्लांटर्स एंड रैयस, और एक प्रताप फ्रॉम कानपुर जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। प्रताप मैगजीन, इसके एडिटर थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इसी में एक पीर मोहम्मद मुनीस, ही यूज टू राइट आर्टिकल बाय स्यूडोनेम, मतलब अपना नाम ना यूज करना, कोई और नाम यूज करके वहाँ पे टाइटल के साथ मैगजीन पब्लिश करवाना, और उसमें कहानियाँ यही कि किस प्रकार से ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ के किसानों को। तो स्यूडोनेम क्या होता था, 3 नाम होता था, दुख, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, 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 दुख, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। दुख में जो स्यूडोनेम था उसमें था चंपारण में अंधेरा, चंपारण में अंधेरा दुख, चंपारण में अंधेरा दुख, चंपारण में नादिर शाही दुखी आत्मा, चंपारण में नादिर शाही दुखी आत्मा, चंपारण की दुर्दशा दुखी हृदय नाम से। हाँ, तो पीर मोहम्मद मुनीस लेटर लिखते थे किस मैगजीन में, प्रताप में, जिसके एडिटर थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये स्यूडो नाम से लिखते थे। नाम क्या क्या था, दुख, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। इसको याद कर लीजिए, दुख, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। आत्मा अंदर ही है, हृदय अंदर ही है, दुख है तो नाम सिमिलर नाम है, दुख है, दुखी आत्मा है, दुखी हृदय है। दुख में मतलब दुख जब होता है तो हर जगह अंधेरा दिखता है, तो दुख तो चंपारण में अंधेरा, जब नाम हो दुख तो चंपारण में अंधेरा, जब नाम हो दुखी आत्मा तो चंपारण में नादिर शाही, नादिर शाह का नाम पता होगा, ईरानियन था वो। जब दुखी आत्मा का बात हो तो चंपारण में नादिर शाही, और जब दुखी हृदय हो तो चंपारण की दुर्दशा, हृदय दुर्दशा, आत्मा नादिर शाही। याद कीजिए, दुर्दशा, जब दुर्दशा हो, चंपारण की दुर्दशा हो तो स्यूडोनेम होगा दुखी हृदय। चंपारण की दुर्दशा, दुखी हृदय, चंपारण में नादिर शाही, दुखी आत्मा। फिर से, चंपारण की दुर्दशा तो दुखी हृदय, और चंपारण में नादिर शाही, दुखी आत्मा। फिर से एक बार, चंपारण की दुर्दशा तो दुखी हृदय, चंपारण में नादिर शाही, दुखी आत्मा, और चंपारण में अंधेरा, दुख। तो ये 3 स्यूडोनाम थे, याद हो गया हो आपको। इसे प्रताप मैगजीन में, जिसके एडिटर गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वहाँ पे पीर मुनीस, मोहम्मद मुनीस जो है आर्टिकल पब्लिश किया करते थे। इन्होंने और भी किताबें लिखी है जिनका नाम है वक्त की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, हिंदू मुस्लिम एकता और महाभारत का युद्ध। 3 और है, वक्त की बर्बादी, हिंदू मुस्लिम एकता, महाभारत का युद्ध। वक्त की बर्बादी, हिंदू मुस्लिम एकता, महाभारत का युद्ध। ब्रिटिश उन्हें कहा करता था बदमाश जर्नलिस्ट, ब्रिटिश यूज टू कॉल हिम बदमाश जर्नलिस्ट। एक राजकुमार शुक्ला थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके नाम पे 2000 में स्टाम्प इशू हुआ है। इनके पिताजी का नाम कोलाहल शुक्ला था, और इनका गांव जो है सतवड़िया विलेज है, जिसे एक और विलेज बगल में ही है जिसे मुरली भड़ावा कहा जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है पीआईक्यू में, मैंने देखा है कि राजकुमार शुक्ला जिस गांव से थे उसका नाम क्या है, सतवड़िया और मुरली भड़ावा, और इनके फादर का, पिताजी का नाम क्या था, कोलाहल शुक्ला। और इनके नाम पे स्टाम्प 2000 में इशू हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। तो 1915 में एक अध्यक्ष होती है, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, किसकी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की। 1915 में सारण में होती है। ये वहाँ जाते हैं,
लेटर लिख के जाते हैं, लिखना तो आता नहीं था, तो ये पीर मोहम्मद मुनीस से लेटर लिखवा के जाते हैं। पहले सारण जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है, तो बाद में ये लखनऊ सेशन में अगले साल जो होता है आईएनसी का, वहाँ पे जाते हैं 1916। शायद मैंने कहा कि पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया लेटर को लेके ये सारण नहीं जाते हैं, सारण में एक मीटिंग होती है, फैक्ट है, लेकिन ये लेटर जो है लेके लखनऊ जाते हैं। सबसे पहले ये मिलते हैं प्रेसिडेंट से। कौन थे उस समय के प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार। ये फर्स्ट टाइम राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, और राजेंद्र प्रसाद पहली बार महात्मा गांधी से इसी सेशन में मिले थे। ये ऐसे है, मैंने गलत बता दिया। राजकुमार शुक्ला किससे मिले थे मैं अभी अपडेट करता हूँ। हाँ, यहाँ से चालू करते हैं कि पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया लेटर लेके राजकुमार शुक्ला 1916 के लखनऊ सेशन में पहुँचते हैं। ये क्लियर है? हाँ। प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसी सेशन में राजेंद्र प्रसाद पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे। ओके, हाँ। बताइए, कुछ समय पहले आपको बताया था नेहरू जी पहली बार आईएनसी सेशन में एज ए डेलीगेट पार्टिसिपेट किए थे। वो सेशन कौन सा था? बांकीपुर सेशन, 27वां सेशन 1912 में जो हुआ था। उसी में न था कि रिसेप्शन कमेटी के प्रेसिडेंट मौलाना मजहरूल हक थे और पूरे सेशन के प्रेसिडेंट आरएन मधौलकर थे। तो 1912 के 27वां जो सेशन आईएनसी की हुई थी, उसमें नेहरू जी शामिल हुए थे पहली बार। और 1916 के लखनऊ सेशन जो अपने और भी कारणों से बहुत ही प्रमुख सेशनों में एक है, उसमें राजेंद्र प्रसाद पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे। हाँ, तो अब आते हैं उस पे कि जो लेटर लिख के आए थे राजकुमार शुक्ला, उनसे लिखवा के आए थे पीर मोहम्मद मुनीस से। वो सबसे पहले तिलक से मिलते हैं। उन्होंने कहा मुझे बिहार के लोकल समस्याओं के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो फिर राजकुमार शुक्ला मदन मोहन मालवीय से मिलते हैं, और मालवीय से मिलने के बाद वे गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी को शुरू में शुक्ला के समस्याओं का आभास नहीं हुआ कि शुक्ला जी कहना क्या चाह रहे हैं। तब ब्रज किशोर प्रसाद भी वहाँ पे थे, ऑफिशियल डेलीगेट। राजकुमार शुक्ला ये चिट्ठी ब्रज किशोर प्रसाद को देते हैं, और ये शुक्ला एंड ब्रज किशोर प्रसाद बोथ गांधी जी को समझाया कि चंपारण की समस्याएं क्या है। ठीक है, फिर से इसे अपडेट करते हैं कि लेटर लेकर राजकुमार शुक्ला सबसे पहले तिलक से मिले। तिलक जी ने कहा वहाँ के लोकल समस्याओं के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। फिर ये मदन मोहन मालवीय से मिले, फिर ये गांधी जी से मिले। गांधी जी को पहली बार में राजकुमार शुक्ला की चिट्ठी में जो समस्याएं लिखी हुई थी, और राजकुमार शुक्ला जो अपने भाषा में बात करते थे, डायलेक्ट में बात करते थे, गांधी जी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें समझाने के लिए राजकुमार शुक्ला ब्रज किशोर प्रसाद की मदद लेते हैं, और ब्रज किशोर प्रसाद गांधी जी को इस समस्याओं के बारे में अच्छी तरीके से अवगत कराते हैं। तब जाके गांधी जी को ये समझ में आता है कि चंपारण की समस्याएं क्या है। और ब्रज किशोर प्रसाद ही पूरे कार्यक्रम, गांधी जी कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ ठहरना है, पूरे यात्रा का आर्किटेक्ट वही थे। ब्रज किशोर प्रसाद को हम कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चंपारण मूवमेंट। कैसे कैसे ये मेंस में भी आया था, 17 मेंस में। मैंने इसमें आंसर लिखा था, कॉपी नहीं आई है, मुझे नहीं पता कितना मार्क्स मिला है मुझे इसमें, लेकिन मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं क्वालिफाई कर पाया। 9 अप्रैल को कोलकाता आए थे, 10 अप्रैल को पटना आए थे। 9 अप्रैल को कोलकाता,
10 अप्रैल को पटना। राजेंद्र प्रसाद पटना में उस समय मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए थे। तो गांधी उनके आवास पे पहुंचे थे और आवास पे उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। बाथरूम जाना होगा, कुछ फ्रेश होना होगा, तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा भी है कि मैं किसके चक्कर में यहाँ आ गया जिसे कुछ भी मालूम नहीं है। तो उन्होंने एक कागज़ पे एक नोट लिखा और बोला कि इस नोट को पटना में ही सिकंदर मंजिल में रहने वाले मौलाना मजहरुल हक को दे दिया जाए, वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। तो नोट में वो सिकंदर मंजिल कोई व्यक्ति लेके गया और नोट में लिखा था, I have come here on a fool's errand. The man who brought me here has dumped me in some obscure place and told, give this note